हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज में हम आज 48 वर्षों के प्रश्नों को देख रहे हैं। इसमें हम 5 सीरीज अर्थात 5 पार्ट समाप्त कर चुके हैं। आज ये 6वां पार्ट है, तो इसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो आपको पता ही है, जो नए बच्चे हैं उनको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि हम 1979 से लेकर के 2026 तक वर्तमान समय तक के सारे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? इसमें हम केवल प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएँगे, ठीक है? और आपको डिटेल में अगर जाना है तो हम 2011 से लेकर के 2026 तक अलग एक सीरीज चला रहे हैं, यूपीएससी पीवाईक्यू डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है? डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है? ये एक अलग सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हमने 2011 और 2012 का पेपर जो है डिटेल में एनालिसिस किया। आप जा करके प्लेलिस्ट में इसको खोज करके इसके जितने भी पीवाईक्यू अलग-अलग सब्जेक्ट के पढ़े हैं, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी का पढ़ा है, इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक पढ़ा है, तो बहुत डिटेल में जो है हमने डिस्कस किया है, ठीक है? तो आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर केवल प्रैक्टिस कराई जा रही है। इस प्रैक्टिस में आपको थोड़ा-सा लाभ यहाँ पर इसलिए मिल जाएगा कि यहाँ से आपको थीम पकड़ के मिल जाएगी। थीम जैसे यूपीएससी जो है आपको 2026 है या 2025 में कोई प्रश्न पूछा गया, ठीक है? तो उससे पहले कब-कब पूछा गया, तो हम स्टार रेटिंग उसी आधार पे दे देंगे उस टॉपिक को कि हाँ, इस टॉपिक को मैं स्टार रेटिंग देता हूँ। इस पर यूपीएससी बार-बार प्रश्न पूछ रहा है। मान लो पॉलिटी में कोई राष्ट्रपति से संबंधित कोई प्रश्न है, ठीक है? वो बार-बार आपको 1979 से लेकर के हर वर्ष आपको दिखता रहा, तो आपने राष्ट्रपति को क्या कर दिया? स्टार रेटिंग दे दी, ठीक है? मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। आपने इसको स्टार रेटिंग 4-5 दे दी, मान लो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब आप लक्ष्मीकांत में या किसी बुक में आप पढ़ोगे या एनसीईआरटी में पढ़ोगे, तो इस टॉपिक को ज़्यादा महत्व दोगे। तो थीम का तात्पर्य यहाँ पर यही हो जाएगा। बाकी अलग से कोई जानकारी मिलती है, तो हम अलग से भी कोई जानकारी आपको देते रहेंगे, ठीक है? बाकी आपको डिटेल में अगर पढ़ना है, तो 2011 से लेकर 2026 तक हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। आप देख सकते हो वैसा डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा और हिंदी माध्यम में जैसा हम टॉपिक आपको दे रहे हैं, आपको खुद से पढ़ने के लिए बार-बार बोल रहे हैं कि आप स्वयं से पढ़िए। और इसके साथ-साथ यूपीएससी आप देख ही रहे हो 1979 से आपको पीवाईक्यू मिल रहा है। हिंदी माध्यम में कहीं पर 1979 से पीवाईक्यू नहीं कराया गया है, ठीक है? अभी तक। अब देखिए, ये अलग चीज़ है कि अब हम कराने लगे हैं तो अन्य लोग कराने लगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब हम करा रहे हैं इसीलिए करा रहे हैं कि हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट क्यों बिगड़ रहा है? अब लोग क्या करते हैं, अब कोचिंग मंडी की मैं यहाँ पर आलोचना करने लगूँगा तो कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं कि सर जो है आप कोचिंग मंडी की क्यों आलोचना करते हो, ये वो। लेकिन जहाँ पर आलोचना करने का देखिए काम होगा, वहाँ आलोचना हम करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बिज़नेस करने नहीं आया हूँ दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर हम जो है पढ़ाने आए हैं, आपको समझाने आए हैं कि आपको किस दिशा में तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों? तो चलते हैं हम आगे, फालतू की बात ना करते हुए, क्योंकि कुछ बहुत आलोचना हो ही जाती है दोस्तों, क्योंकि इस फील्ड में हम आए हैं, इससे पहले भी हम इस फील्ड से काफ़ी 10 साल, 12 साल से जुड़े हुए हैं। तो इस फील्ड के विषय में बहुत अच्छी तरह मैं जानता हूँ, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं हम सीधे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर 125 नंबर प्रश्न तक करा चुके हैं हम। 1979 में 200 प्रश्न पूछे जाते थे उस समय, ठीक है? तो 200 प्रश्नों में हम 125 नंबर तक प्रश्न कर चुके हैं। अब हम तो 126 से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आप प्रश्नों को ध्यान से देखिए, आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए। यहाँ प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? ठीक है? ए नंबर है अलाउद्दीन खिलजी, बी नंबर है मोहम्मद तुगलक, सी नंबर है इल्तुतमिश, डी नंबर है बलबन। अब आपको इनमें से बताना है। ये मध्यकाल का क्वेश्चन है। अभी हम डेली टारगेट में आपको मध्यकालीन पुस्तक ही बता रहे हैं 7th क्लास की। वहाँ पर दिल्ली के सुल्तान टॉपिक आपको बताया गया होगा आज। ठीक है? तो आपने देखा होगा दिल्ली के सुल्तान नामक चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ से मिल जाएँगी। ठीक है? तो एनसीईआरटी से बहुत कुछ मिलता है, इसलिए दोस्तों एनसीईआरटी को नज़रअंदाज नहीं करना है। जो बताया जा रहा है उसको करते रहना है। डेली टारगेट आप करते रहेंगे तो 2026 में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। 2027 में सॉरी, ठीक है? तो आप करते रहिए। तो इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों ने संभवतः बता दिया होगा, इसका आंसर ए होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? तो हम चलते हैं, इसको पॉज़ करके आप पढ़ लेना, ठीक है? यहाँ पर बाज़ार नियंत्रण प्रणाली क्या थी? यहाँ पर सब मैंने लिख दिया है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आप लिखी होंगी, या बहुत सारी देखिए ये प्रैक्टिस सीरीज़ है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल में कुछ चीज़ नहीं बताएँगे। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस कराएँगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बाकी अन्य शासक को मोहम्मद तुगलक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, बलबन के बारे में आप थोड़ा-सा जाकर के एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। इसमें सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है, कोई स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है? फिर हम 127 नंबर क्वेश्चन, मध्य युग में राजाओं की आय मुख्यतः निम्न स्रोतों से प्राप्त होती थी। ए नंबर मंदिर के चढ़ावे से, मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावे से, बी भूमि राजस्व से, सी व्यापार से, डी औद्योगिक उत्पादन से। अब इसका आंसर तो संभवतः सभी बता देंगे, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, ठीक है? भूमि राजस्व। उस समय के राजा जो होते थे मध्य युग के, भूमि राजस्व ही सबसे ज़्यादा आय
अर्जित करते थे, मतलब आय के उनके स्रोत थे। ठीक है, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मुगल काल में मनसबदार कौन थे? मनसबदार शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे शब्दावलियां यूपीएससी पूछ लेता है। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी में खूब दिए हैं इस तरह के शब्द, तो आप पढ़ लेना वहां पर। इतिहास की एनसीईआरटी 7th क्लास की जो हम बता रहे हैं, जो हम लोग बता रहे हैं, उसको आप जो है अपना करते रहना। तो यहाँ मनसबदार किससे संबंधित है? जमींदार और जमींदार से ही संबंधित था। ठीक है, इसको हटा दीजिए। राज्य के अधिकारी से, वे लोग जिन्हें राजस्व देना था। डी, राजस्व संग्रह करता, इससे संबंधित कौन से था? कौन सा ऑप्शन था? आप जल्दी बताइए मुझे इसका आंसर। राज्य के अधिकारी जो होते थे वही मनसबदार कहलाते थे, तो राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। इसको पॉज करके आपको पढ़ना है यहाँ पर, ये राज्य के अधिकारी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। मोहम्मद गजनी द्वारा भारत पर हमले का उद्देश्य क्या था? ए, भारत की संपत्ति लूटना, भारत में इस्लाम का प्रचार करना, भारत के क्षेत्रों पर शासन करना, डी, इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताइए मुझे इसका आंसर। सिंपल सी बात है, इसमें कॉमन सेंस भी लगाओगे तो ये क्वेश्चन आप इसका आंसर बता ले जाओगे। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट में मुझे। कमेंट में दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता दोस्तों, तो थोड़ा सा कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा। कमेंट भी करिए थोड़ा। ठीक है, इसका आंसर होगा भारत की संपत्ति को लूटना। सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन सेंस था, बता ले जाओगे आप। इसको भी पढ़ना आप, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 130 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक परिदृश्य में आने से पहले उग्रवादियों, अब ये उग्रवादी कौन होते थे मुझे कमेंट करके बताइए क्या थे। उग्रवादियों का नेतृत्व किसने किया था? ए, बाल गंगाधर तिलक ने, बी, दादा भाई नौरोजी ने, सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, डी, सुभाष चंद्र बोस ने। अब इनमें से कौन थे? उग्रवादियों का नेतृत्व किसने किया था ये बताइए गांधी जी के आने से पूर्व। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सी बात है, उग्रवादियों का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सिंपल से, इसमें क्या है? ठीक है, पता भी होगा आप लोगों को। बाकी आपको दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखते जाना है। ठीक है, बाकी इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व का अंत किसके साथ हुआ? किस युद्ध के बाद हो गया था? ए, वांडीवास का युद्ध, बी, प्लासी का युद्ध, सी, बक्सर का युद्ध, डी, पानीपत का युद्ध। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अब मुझसे ये अपेक्षा मत करना कि दोस्तों मैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताऊंगा, या आंग्ल फ्रांस युद्ध के बारे में बताऊंगा, ये भारत में और भी युद्ध, या कि इसके बारे में डिटेल में, मतलब कुल मिलाकर के डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो डिटेल में यहाँ पर कोई भी चीज़ अभी नहीं बताई जाएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज है। इसमें केवल आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं कि क्वेश्चन आप देखिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बाकी आपको मैंने कई बार बता दिया है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है या क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताइए कमेंट करके, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व का अंत किसके साथ हुआ? तो वांडीवास के युद्ध के साथ हो गया था, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, तो इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह रुख अपनाया था कि ए, यह धुरी शक्तियों का समर्थन करेगा, ठीक, यह सहयोगी शक्तियों का समर्थन करेगा, सी, यदि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा देने का वादा किया जाता है तो यह अंग्रेजों के साथ सहयोग करेगा, डी, यदि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो यह अंग्रेजों के साथ सहयोग करेगा। तो आपको पता है, सिंपल सी बात है, इसका आंसर तो आप बता ही दोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध, इसका मतलब 1939 से 44 के बीच की बात है। उस समय हम आज़ाद होने वाले थे, तो हम पूर्ण स्वतंत्रता की ही बात कर रहे थे। इसका आंसर आपको डी ही होगा। यदि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती तभी हम अंग्रेजों के साथ सहयोग करेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सा आंसर है, इसको आप देख सकते हो। 132 पॉज करके पढ़िए इसको। बाकी आप यहाँ पढ़िए, महान दार्शनिक शंकराचार्य ने किस बात की वकालत की थी? ए, द्वैत का, बी, अद्वैत का, सी, हिंदू धर्म का, डी, परोपकारिता का। तो किस बात का जो है वकालत की थी? तो आपको पता ही है, शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है, तो अद्वैत ही होगा। ठीक है, बी आंसर होगा। इसको आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, ये आगे चलते हैं हम। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन से हैं? ये तो बच्चों जैसा सवाल है, आपको पता ही होगा इसका आंसर। ए, बुध और मंगल, बी, पृथ्वी और बुध,
बुध, शुक्र, बुध और यूरेनस 6 क्लास के एनसीईआरटी में है। चैप्टर पूरा चित्र बना हुआ है, आप चाहो तो वहाँ देख सकते हो जाकर के। 6 क्लास की एनसीईआरटी हमने डेली टारगेट में पढ़ाई दी है। वैसे भी एनसीईआरटी की 6 क्लास और 7th क्लास की एनसीईआरटी 8th क्लास तक हमने पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, सी ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली और 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता वाली फसल कौन सी है? ए गेहूं, बी चावल, सी मूंगफली, डी गन्ना। सिंपल सी बात है, इसमें बी ही होगा आंसर। आपको पता भी होगा 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा चाहिए और जलोढ़ मिट्टी में ही चावल उगता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसको पॉज करके पढ़ लेना, ये तो पता ही था आपको, बुध शुक्र वाला, तो इसके बारे में मैंने दिखाया नहीं। बाकी आप इसको 135 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देश ए से संबंधित गोलन हाइट्स। अब गोलन हाइट्स किस देश में है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उस समय करंट अफेयर में चल रहा हो, कोई विवाद है, आपको अभी भी पता होगा, इजराइल सीरिया से संबंधित ये गोलन हाइट्स आ जाता है चर्चा में, तो आपको पता होगा। तो गोलन हाइट्स पर देश बी ने कब्जा कर लिया है, देश बी ने कब्जा कर लिया है। निम्नलिखित में से ए और बी क्रमशः कौन से देश हैं? ए सीरिया और इजराइल, बी इजराइल और सीरिया, सी सीरिया और मिस्र, डी मिस्र और इजराइल। इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, आप बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सीरिया और इजराइल है, क्रमशः पूछा है ना, गोलन हाइट्स आपके सीरिया में ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम, इसको पॉज करके आप पढ़ना। ठीक है, ये 137 विलुप्त हो चुकी शेरों की प्रजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? भारत में शेरों की प्रजातियां आपको पता है कहाँ पर पाई जाती है? एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि गुजरात में ही लाइन पाए जाते हैं, एशियाटिक लाइन। इसको भी आप पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हो, एशियाटिक लाइन के बारे में ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत ने 1977-78 में अपने अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च किया रसायनों और उर्वरकों का आयात करने में, बी कच्चे पेट्रोलियम का आयात करने में, समाचार पत्र का आयात करने में, मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। अब इनमें से आपको आंसर बताना है, इसका क्या होगा, जल्दी बताइए। आपको सिंपल सा भी, इसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका बी होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हो इसको जा करके आप, पॉज करके आप पढ़ना इसको। ठीक है, कच्चे माल का आयात करने में। ठीक है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने इसी संबंधित कराया था। फिर 139 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना एक से अधिक राज्यों द्वारा प्रशासित है? कौन सी है? ए नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, बी कोसी प्रोजेक्ट, सी हीराकुंड प्रोजेक्ट, डी तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा डी तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है, इसको आप पॉज करके पढ़ना। ठीक है, पढ़ते जाइए दोस्तों, कौन कौन से राज्य इसमें जो है तुंगभद्रा, यहाँ पर लिखा है संयुक्त परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना भी शामिल है। राज्यों की एक संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो ये 3 राज्यों से हो गए, तो इसलिए विभिन्न राज्यों के द्वारा इस परियोजना का प्रशासित की जाती है। क्वेश्चन दिया है ना, एक से अधिक राज्यों द्वारा प्रशासित की जाती है। आगे चलते हैं हम। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी है? ये तो सिंपल से प्रश्न है, ये स्टेट पीसीएस में दोस्तों ये पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ए डूरंट रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी स्टैफोर्ड रेखा, स्टैफोर्ड लाइन, डी रेडक्लिफ लाइन। जल्दी बताइए, इसका आंसर होगा बी। अब देखिए मैक लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको इससे स्ट्रिक से याद करो। मैक, इसका मतलब मेड इन चाइना हर प्रोजेक्ट होता है, आप मतलब हर माल मेड इन चाइना, तो मेक उसी से संबंधित निकाल लीजिए। तो मेक मोहन, मेक क्या हो गई, मेड इन चाइना से संबंधित हो गया एक तरीके से। मोहन कहाँ पर नाम होते हैं? ज्यादातर भारत में नाम होते हैं, मोहन सोहन, तो मोहन हो गया। तो भारत और चीन के बीच की रेखा, तो ऐसे ट्रिक से याद कर लो इसको। ठीक है, बाकी प्रश्न 141 इसको पॉज करके आप पढ़ लेना यहाँ पर मैकमोहन रेखा के बारे में। बाकी डूरंट रेखा दिखाया हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सबसे पुरानी पर्वत कौन से हैं? सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला या पर्वत कौन से हैं? ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुड़ा, डी विंध्यन। अब आपको बताना कौन से हैं सबसे पुराने। आपको पता ही है अरावली रेंज ही है सबसे पुरानी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं दोबारा, इसलिए इनको
देखना और इनका लोकेशन देखिए, हिमालय की लोकेशन आपको देखनी है, अरावली की देखनी है, सतपुड़ा की देखनी है, विंध्याचल की देखनी है। ठीक है, ये किन क्षेत्र पे हैं इनको मैप में आपको देखना है और मार्क भी करने हैं। ये एक तरीके से क्या हो गया, आपका होमवर्क हो गया। ये होमवर्क हो गया आपका, आपको इसको मैप में लोकेट करना है, मार्क करना है, जिससे क्या हो कि अगली बार इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप आराम से उसको कर पाओ। स्टेट पीसीएस में तो डायरेक्ट प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, बाकी इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला होती है ये। ठीक है, हिमालय सबसे युवा है, सबसे नई है। भारत में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ए पश्चिमी घाट में, बी पूर्वी घाट में, सी दक्कन के पठार में, डी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रीजन के पास। कहाँ पाई जाती है लेटराइट मिट्टी? पहली बात तो लेटराइट मिट्टी आपको देखना है, इसके बारे में सर्च करना है। भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये भी आपको देखना है। ये आपकी एक तरीके से थीम हो गई, मिट्टियाँ, भारत की मिट्टियाँ आपको पढ़नी है और आपका होमवर्क भी हो गया। ठीक है, होमवर्क दोस्तों करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। 2027 में इसका रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए पश्चिमी घाट। ठीक है, फिर 143 नंबर में देखना, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होती है? ए चावल, बी गेहूं, सी मक्का और डी बीन्स। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जितनी भी फलीदार सब्जियां होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सर, फलीदार जो है दालें होती हैं, फलीदार सब्जियां होती हैं, वो क्या होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो ये बी डी इसका आंसर होगा। आप इसको पॉज करके देख सकते हो। यहाँ बीन्स हैं, दालें हैं, मटर है, सोयाबीन जैसी फसलें जो होती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। ठीक है, बाकी आप इसका जो ये वाला आंसर लेटराइट मिट्टी वाला इसका ये है, इसको पॉज करके आप पढ़ लेना। ठीक है, पश्चिमी घाट। अब बाकी जो ये 143 नंबर है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, ये आपका ये है, इसको पॉज करके पढ़ लेना। ठीक, फिर पढ़ते हैं 144 मद्रास। मद्रास मतलब तमिलनाडु को मान लीजिए एक तरीके से। मद्रास में शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है? ए दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, बी उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा, सी तीव्र स्थलीय समुद्री हवाओं के द्वारा, डी बंगाली खाड़ी में चक्रवाती हवाओं के द्वारा। अब आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको पता ही होगा इसका आंसर कि जब मानसून लौटता है, मानसून का विवर्तन या मानसून का लौटना, तो मानसून जब लौटता है तो वो ऐसे लौटता है, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून इसको कहलाता है। जब लौटता हुआ मानसून, जब मानसून आता है इस समय जैसे आ रहा है तो हम इसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं जब आता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से लौटते हुए मानसून में आपको मद्रास में शीतकालीन वर्षा होती है नवंबर दिसंबर के आसपास। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये आपका ये 144 उत्तर पूर्वी मानसून है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। रिक्टर स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, किसके मापने के लिए? तो सिंपल सी बात है, ये तो बच्चों जैसा सवाल हो गया, 6th क्लास 7th क्लास में ही पता होता है बच्चों को। ए भूकंप को, बी महासागर की गहराई को, सी हवा की तीव्रता को, डी शरीर का तापमान। रिक्टर स्केल में भूकंप को मापा जाता है, आपको पता ही होगा इसका आंसर। ठीक है, इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत का समुद्री क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? 4 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक, इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइए कहाँ तक फैला हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि 12 नॉटिकल मील तक जो है क्षेत्र हमारा समुद्री क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसको हम 12 समुद्री मील बोल देते हैं या 12 नॉटिकल मील्स तक का क्षेत्र होता है। मान लो ये रेखा है हमारी, ये पेनिनसुला भारत है, तो इससे यहाँ तक 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र जो है समुद्री क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, नॉटिकल मील। ठीक, इसको भी आप पॉज करके यहाँ देख सकते हो। ठीक है, बी आंसर होगा। आगे आगे चलते हैं हम। 147 नंबर क्वेश्चन, 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग थी। अब ये उस समय का प्रश्न है, ये फैक्ट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। ए 50 करोड़, बी 54 करोड़, सी 62 करोड़, डी 70 करोड़। अब आपको कई बच्चों को पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो जानने की जरूरत नहीं है। वर्तमान की जनसंख्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसको भी जो है आप मेंस में कोट कर सकते हो बस थोड़ा सा। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे इसका आंसर आपका बी होना चाहिए। ठीक है,
इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? कौन सा उर्वरक संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? ए गोरखपुर, बी नांगल, सी कोटा, डी भटिंडा। अब आप बताइए कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी। या आप इसको पॉज करके देख सकते हो यहाँ पर, जो निजी क्षेत्र में आता है कोटा का, ठीक है। यहाँ राजस्थान के कोटा गडेपन में स्थित सर्वोत्त उर्वरक संयंत्र जिसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड CFCL के अंतर्गत आता है, जो निजी क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनियों में से एक है, ठीक है। यहाँ बाकी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, ये उद्यम हिंदुस्तान उर्वरक और रासायनिक लिमिटेड के अधीन आता है। बाकी नांगल और भटिंडा पंजाब, दोनों ये आपके दोनों पंजाब में, दोनों उर्वरक संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अंतर्गत संचालित होते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। भारत में निम्नलिखित से किस वस्तु के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? ठीक, ए लोहा, बी चाय, सी जूट, डी चीनी। इसका आंसर होगा वैसे बी, लेकिन उस समय ये चाय था, लेकिन वर्तमान में और भी बहुत सारी चीजें जैसे इंजीनियरिंग सामान है, भारत बहुत सारी चीजें जो है यहाँ से निर्यात करता है, जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद है, इंजीनियरिंग सामान है, ठीक है। ये सब चीजें भारत ज्यादा इस समय निर्यात से अधिकतम मुद्रा अर्जित करता है। तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पर, उस समय जो है चाय था, लेकिन अब नहीं है। ये 1979 के पैटर्न के हिसाब से बता दिया गया है। अब आपका इंजीनियरिंग सामान हो गया, ठीक है, जिससे सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पेट्रोलियम उत्पाद हो गया और रत्न व आभूषण हो गए, जेम्स एंड ज्वेलरी। ये सब निर्यात करने पर जो है सबसे ज़्यादा हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है वर्तमान समय में, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। ये कौन सा क्वेश्चन था? 149 था, ठीक है। हाँ, अब 150 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक कार्यरत हैं? ए चीनी मिल में, बी कपड़ा उद्योग में, सी जूट उद्योग में, डी लोहा और इस्पात में। तो सबसे ज्यादा श्रमिक कहाँ कार्यरत हैं? तो पहले नंबर पे आपके कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। वो उद्योग में नहीं आता, लेकिन कृषि क्षेत्र मान लेते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। फिर बी नंबर में आपका कपड़ा उद्योग आता है, ठीक है। तो बी आंसर इसका होगा। आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ लिखा है कृषि क्षेत्र के बाद कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में रोजगार और आजीविका प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह देश का सबसे पुराना और संगठित विनिर्माण उद्योग है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसको पॉज करके पढ़ना दोस्तों। 150 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए हैं। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों, तो आपको और भी प्रश्न मिलते रहेंगे बहुत जल्दी जो है। बस इसके 2 पार्ट और लेकर के आएंगे। फिर इसके बाद आप कहोगे तो इसको और ज़्यादा प्रश्न भी करा सकते हैं, लेकिन अभी प्रीलिम्स का समय नहीं है। अभी हम मेंस के समय पे चल रहे हैं, तो अभी 25-25 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ये सीरीज बहुत बेहतरीन ढंग से हम शुरू करेंगे। बाकी आपको और भी 2011-12 या 13 कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नए सीरीज बता दीजिए, तो हम एक मतलब नए से बताइए आप 2026 से या 2025 से लेकर के चलिए उल्टा। तो हमने वैसे 2011 से लेकर 2023 तक पीवाईक्यू प्रीलिम्स पीवाईक्यू एक नज़र प्लेलिस्ट बनी, आप जाकर के वहाँ देख सकते हो। उसमें हमने 2013 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन कराए हैं। उसमें 3 साल के क्वेश्चन मैं और करा दूंगा। तो आप जिनको 2026 से देखना है तो वो उल्टा करके देख सकते हैं, और जिनको जो है 1979 से देखना है तो ये उल्टा करके इधर से भी चल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसीलिए यहाँ से स्टार्ट किया कि कुछ बच्चों को विश्वास हो जाए, क्योंकि कई बच्चे हमसे पिछले साल उनसे मांग रहे थे ये कि 1979 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू दे दीजिए। तो पीवाईक्यू हम इसलिए नहीं दे पा रहे थे क्योंकि ये सब इंग्लिश में है, हम इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। अब इंग्लिश में दे देते हैं, हिंदी माध्यम के बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत भी होती है। अगर हम इंग्लिश में दे देते हैं फिर उसका डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास नहीं था, केवल क्वेश्चन है। तो डिस्क्रिप्शन हम अपना पढ़ के फिर लगाते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो 1979 से अभी आप ऐसे प्रैक्टिस करिए। बाकी इसकी पूरी PDF किताब बना करके आपको देंगे, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ये चीज़ें आपकी निरंतर चलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।